हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे डीएसए सीरीज के लेक्चर 1 के साथ, जिसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जैसे कि फ्लो चार्ट्स, सूडो कोड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, क्यों यूज की जाती हैं और बहुत कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये चीजें पहले से कर चुके हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं अगली वीडियोस पर, अगर नहीं तो अपने कॉपी और पेन निकालें और स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड। अब कोर्स के इंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपके सामने कोई ऑनलाइन टेस्ट में कोई क्वेश्चन आता है या फिर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और वहां पर कोई क्वेश्चन आता है जो कि डीएसए का है, तो आप उसको बहुत आसानी से कर पाएं, आप उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करा पाएं। तो वो करने के लिए हमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर काम करना पड़ेगा, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, या फिर हम बात कर सकते हैं आपके थॉट प्रोसेस के बारे में, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो हमें कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है तो हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, हम उस प्रॉब्लम को समझेंगे। ठीक है, पहले मैं समझूंगा कि प्रॉब्लम है क्या। अगर वही क्लियर नहीं होगा तो सोल्यूशन कैसे निकालूंगा। पहले इसको समझ लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। सेकंड, हम देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। गिवन वैल्यूज को देख लेंगे कि गिवन वैल्यूज क्या क्या हैं। थर्ड, अब हम किसी अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। अब हम सोचेंगे यार कि कैसे सॉल्व कर सकता हूं, क्या अप्रोच हो सकती है, क्या मैं इस क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उनको सॉल्व करने का ट्राई करूं, एक अप्रोच निकालने का बेसिकली ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, अब हमने एक अप्रोच निकाल ली है। जब अप्रोच हमारी निकल चुकी है, उसके बाद हमने क्या किया है, उससे एक प्रोग्राम बना दिया है। अब हमने एक प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ये हमारा एक नॉर्मल फ्लो रहने वाला है जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन समझ लेता हूं, समझ आ गया क्या क्या गिवन है, ये गिवन है। अप्रोच क्या होगी, ये अप्रोच होगी। चलो भैया कोड कर लेते हैं। यही समझ में आ गया हमें, बहुत बढ़िया। अब अगर मुझे इसको लिखना हो तो ये कैसे होगा, समझते हैं। ये मेरी प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन मुझे निकालना है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक रफ सॉल्यूशन जो कि अभी तक सिर्फ मेरे दिमाग में है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं अभी, इसको मैं बोल रहा हूं फ्लो चार्ट या सूडो कोड, है ना। क्योंकि दिमाग में तो आई जे के सम कौन सा वेरिएबल है वो सब तो याद करके आओगे नहीं। दिमाग में तो एक रैंडम एक रफ फ्लो ही होगा कि पहले ये करूंगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और फिर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसको मैंने क्या बोल दिया, फ्लो चार्ट या सूडो कोड। अभी आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको कोड करना है, इसका एक प्रोग्राम राइट करना है, लिखना है कि भाई मैं इसमें इफ कंडीशन लगाऊंगा, वाइल लूप लगाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, कोड करूंगा। ये सब क्या होता है आगे समझने वाले हैं। तो हमने किसी हाई लेवल लैंग्वेज में इसको कोड कर दिया, बट कंप्यूटर को समझ में आएगा ही नहीं कि इफ क्या होता है या फिर जो भी आपने कोड लिखा वो क्या होता है। उसको क्या समझ में आता है, एक कंप्यूटर को 0 और 1 समझ में आता है कि यार 0 या 1 में बात करो मुझसे और किसी में बात मत करो। ठीक है, 30 रुपए का कोई नोट होता नहीं है, 20 रुपए का, 10 रुपए का नोट होता है, तो मुझे 20 या 10 का नोट दो, 30 वाला मत दो। गंदा एग्जाम्पल। तो हमने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा है, बट ये प्रोग्राम कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। कंप्यूटर को 0 और 1 समझ में आएगा, तो इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर। जो मशीन को समझ में आ जाए, जो कंप्यूटर को समझ में आ जाए, उस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने लायक है। तब उसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं। आपने एक प्रोग्राम लिखा जहां पे आप a+b दिखा रहे हो, a और b आपने इनपुट लिया था, आपने A5 इनपुट लिया, B10 इनपुट लिया, आपको इनका सम जो कि 15 होगा प्रिंट कराना है। वो कैसे होगा, जब आप उस प्रोग्राम को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा देते हो। अब तक हमें क्या समझ में आया कि फ्लो क्या होता है सॉल्व करने का। क्वेश्चन समझ लेता हूं, क्या क्या चीजें गिवन है वो देख लेता हूं, अब एक अप्रोच की तरफ बढ़ता हूं और उसके बाद उसको कोड कर लेता हूं। कोड करने के बाद भी मशीन उसको समझ नहीं सकती है, उसको आपको 0 और 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो काम कौन करता है आगे जाके हम देखने वाले हैं। अभी ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम सोर्स कोड ही बोल देते हैं यार, सोर्स कोड। समझ आ गया भैया। फ्लो चार्ट लिखा था आपने, क्या होता है वो समझते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, इट इज बेसिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अप्रोच। आपने एक अप्रोच सोची थी जिसमें आपने बोलते मैं स्टेप 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में फॉलो करूंगा, उससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को मैं फ्लो चार्ट बोल दूंगा, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉम्पोनेंट होंगे और वो आपस में कनेक्टेड होंगे। भैया कौन से कॉम्पोनेंट और कैसे कनेक्टेड होंगे वो डिस्कस करते हैं।
समझ में आया हमें? फ्लो चार्ट क्या है? एक अप्रोच को हमने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में दर्शा दिया है और कुछ भी नहीं है। आपको एग्जांपल दिखाते हैं। अगर मुझे आपको कंपोनेंट्स बताने हो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोई भी प्रोग्राम कहां से शुरू होता है। हम अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई पेज पे आ चुके हैं, तो मुझे पता है कि मैं स्टार्ट करूंगा अगर टॉप लेफ्ट से पढ़ना शुरू करूंगा। ठीक है, मुझे स्टार्ट पता होनी चाहिए। तो यहां पर भी हमें एक स्टार्ट या एंड के लिए एक कंपोनेंट है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर। इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर। ये किस लिए यूज होता है? आपकी स्टार्ट और आपकी एंड स्टेट दर्शाने के लिए कि मेरा प्रोग्राम यहां पर स्टार्ट हुआ है और मेरा प्रोग्राम यहां पर एंड हुआ है। समझ आ गया क्या होता है फ्लो चार्ट? एग्जांपल देके आपको समझाएंगे। कंपोनेंट आपको समझाता हूं पहले एक बार। डन है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ब्लॉक जो हमारे पास है वो कुछ इस वे में है, थोड़ा पैरेललोग्राम टाइप। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है आपका इनपुट आउटपुट के लिए। आपको कुछ इनपुट लेना है यूजर से या कुछ आउटपुट देना है, कुछ प्रिंट करवाना है, उसके लिए मैं ये वाला ब्लॉक यूज करने वाला हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला ब्लॉक मैंने आपको बोला कि यार सिंपल रेक्टेंगल, ये किस लिए यूज होता है? ये आपका प्रोसेस दर्शाने के लिए यूज होता है कि यहां पे कुछ प्रोसेस चल रहा है, कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? कैलकुलेशन हो रही है। डन है? आगे चलते हैं। अगला ब्लॉक जो मेरे पास है वो है, भैया समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया? रुको, आपने मुझे बोला भैया समझ में नहीं आया, एक बार ना ये वाला समझा दो शुरू से एक बार। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई सिंपल है, टर्मिनेटर या तो स्टार्ट होगा या तो एंड होगा, ऐसे। और आपने बोला इनपुट समझ नहीं आया, तो मैंने बोला यार इसमें ऐसे हो जाएगा ना, रीड ए, आपने इनपुट ले लिया, रीड कर लिया ए को। मैंने बोला प्रिंट हेलो, आ गया इनपुट आउटपुट समझ में? भैया प्रोसेस कैसे? मैंने बोला आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। है ना, समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में। ये आपका डायमंड शेप्ड या रोम्बस शेप्ड आप बोल सकते हो, ये आपका डिसीजन मेकिंग वाला ब्लॉक है। इसमें आप कोई कंडीशन डालते हो। आपने इसमें कोई कंडीशन डाली, आपने बोला कि इज आई इज इक्वल टू जीरो, क्या मेरा आई जीरो है? और इसके आउटपुट दो ही आते हैं हमेशा। पहला आउटपुट जो होगा वो होगा यस, दूसरा जो होगा वो नो। कि भाई यस के केस में ये हो जाएगा और नो के केस में ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने मान लो यहां पे बोला कि यस के केस में बोल दे भाई कि खत्म कर रहा हूं ब्लॉक, एंड कर दिया। और नो के केस में बोल दे भाई कि ऐसा कर दे, प्रिंट कर दे, प्रिंट कर आई नॉट इक्वल टू जीरो, और इसको मैंने इस वाले ब्लॉक में डाल दिया। समझ में आ गई ये चीज हमें? नॉर्मल है। ठीक है, तो ये मेरा डिसीजन मेकिंग ब्लॉक हो गया। आगे चलते हैं। ये है हमारे एरोज। ये किस लिए है? ये आपकी फ्लो को दर्शाने के लिए है और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए है। हमने यहाँ पे देखा ना यार, अब मुझे यहां से क्या पता लग रहा है कि मेरा यार ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, कैसे पता लगा? एरो को देख के फ्लो दर्शा दिया और इसने इस ब्लॉक को इस ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया, तो एक कनेक्शन भी हो गया। ये समझ में आ गई हमें? ठीक है, एक चीज और होती है, ये आपका सर्कल होता है, इसको हम बोलते हैं कनेक्टर। ये आगे जाके जो हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको मैं समझाता हूं क्यों यूज होता है। अभी के लिए बस समझ लेते हैं ऐसा कुछ होता है। तो कंपोनेंट मुझे समझ में आ चुकी, हमारे पास टर्मिनेटर है जो कि मैं स्टार्ट और एंड स्टेट समझाने वाला है। हमारे पास इनपुट आउटपुट ब्लॉक है जो कि मैं कुछ इनपुट रीड करना, कुछ आउटपुट देना हो, प्रिंट करना हो, उसके लिए है। कुछ कैलकुलेशन करनी हो, कुछ प्रोसेसिंग करनी हो, उसके लिए हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। डिसीजन मेकिंग करनी हो, कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो, उसके लिए ये डायमंड शेप या रोम्बस शेप ब्लॉक है। एरोज है फॉर कनेक्टिंग एंड फॉर दर्शाइंग फ्लो। ठीक है, और एक कनेक्टर है, ये हम आगे जाके समझने वाले हैं। इतना समझ में आ चुका होगा आपको। अब आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है भाई कंपोनेंट है, अब एक फ्लो चार्ट बना के मुझे दिखा दो। ठीक है, चलो। हमने बोला कि सम ऑफ टू नंबर्स, इसका फ्लो चार्ट चाहिए। हमने क्या बोला कि मैं आपको दो नंबर दूंगा ए और बी, आपको मुझे इसका सम देना है जो कि है 15। ये समझ में आ गया हमको? बिल्कुल नॉर्मल है भैया। फ्लो चार्ट कैसे होगा? सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? स्टार्ट से। स्टार्ट ब्लॉक मैंने लिख दिया स्टार्ट, यहां से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है।
अब स्टार्ट होते ही मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे इनपुट लेना होगा। इनपुट मतलब ए और बी लेना होगा। मैंने बोला रीड ए कॉमा बी। अब जब मैंने बोला रीड ए कॉमा बी तो क्या हुआ, मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन गया जिसको हमने ए बोल दिया, एक और ब्लॉक बन गया जिसको हमने बी बोल दिया। ठीक है, ए में हमारी वैल्यू आपने 5 डाल दी और बी में आपने वैल्यू 10 डाल दी। हमारे पास ये बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सम निकालना है। सम कैसे निकलेगा, इनको प्लस करके। ये क्या है, ये कैलकुलेशन है। तो मैंने क्या किया, कैलकुलेशन के लिए रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाया और मैंने बोला सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। डन है। अब सम आ चुका है, सम इज इक्वल टू 5 + 10 15 हो चुका है। पर मैंने बोला भैया मुझे प्रिंट करा के दिखाओ। प्रिंट कराने के लिए आपको पता है इनपुट आउटपुट ब्लॉक हम यूज करेंगे। आपने बोला प्रिंट सम। अब यहां पे प्रिंट हो गया मेरा 15, सम के अंदर 15 पड़ा हुआ है, वो प्रिंट हो गया। इतना तो हो गया, पर यार मुझे ये प्रोग्राम कहीं खत्म भी तो करना पड़ेगा ना। खत्म के लिए मैंने इसको डाल दिया एंड स्टेट में। तो ये मेरा एक फ्लो चार्ट हो गया। दोबारा समझते हैं। हमने एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया, हमें 2 नंबर को ऐड करके देना था, तो हमें पहले वो 2 नंबर लिए, रीड कर लिए, फिर हमने उनका सम कैलकुलेट कर लिया, हमने फिर सम प्रिंट कर दिया और फिर हमने प्रोग्राम को खत्म कर दिया। मजा आ गया, समझ में आ गया। और भी बहुत सारे फ्लो चार्ट्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। भैया सूडो कोड क्या होता है एक बार वो बता दो, फिर आगे फ्लो चार्ट और देख लेंगे। ठीक है, सूडो कोड समझाते हैं एक बार। सूडो मतलब होता है नकली, कोड मतलब तो कोड ही होता है। तो मैंने आपको क्या बोला, सूडो कोड क्या है, आपका एक तरीका है, एक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग लॉजिक है जो कि बहुत ही ज्यादा जनरल है, जेनरिक है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर किसी का अलग तरीका है ना। C++ में इफ लिखने का अलग तरीका होगा, पाइथन में लिखने का अलग तरीका होगा, है ना, सब में अलग अलग होगा। सूडो कोड में आपने सबको जनरिक रख दिया। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सूडो कोड पड़ा हुआ है तो आप किसी भी लैंग्वेज में उसको इंप्लीमेंट कर लें, फ्लो हमेशा सेम ही रहने वाला है। लिखने का तरीका, सिंटैक्स अलग हो सकता है, इफ अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, बट जो फ्लो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो सूडो कोड क्या है, एक जेनेरिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कोड है। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इंग्लिश की तरह ही होता है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर मान लो मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन का ही सूडो कोड लिखना पड़े कि सम ऑफ 2 नंबर का मुझे भाई सूडो कोड लिख के दिखाओ, तो मैं क्या बोलूंगा, सिंपल सा मैं बोलूंगा यार रीड 2 नंबर्स ए एंड बी। मैं बोलूंगा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैं बोलूंगा प्रिंट सम, सूडो कोड। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, सूडो कोड कोई गलत नहीं होता। मतलब अगर आप ऐसे कर दो, इसकी जगह आप ऐसे लिख दो, आप लिखो कि भैया मैं तो लिख रहा है, मैं लिखूंगा रीड ए, फिर मैं लिखूंगा रीड बी, फिर मैं लिखूंगा लेट सम इज इक्वल टू 0, और फिर मैं लिखूंगा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर मैं लिखूंगा प्रिंट सम। अब भैया मैं तो ये लिख रहा हूं, ये गलत है क्या? नहीं। क्या इससे मेरा आंसर आ जाएगा? हाँ। क्या ये भी वही सेम चीज कर रहा है जो ऊपर वाला कर रहा है? हाँ। ठीक है, सूडो कोड बहुत जेनरिक वे है रिप्रेजेंटिंग योर लॉजिक, रिप्रेजेंटिंग योर फ्लो। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। अब आप फ्लो चार्ट और सूडो कोड के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया ले चुके हैं, आपको थोड़ा सा समझ में आ गया क्या चीजें होती हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और पकड़ते हैं और उसके बाद चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुझे एक फ्लो चार्ट बना के दिखाओ जिसमें आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P × R × T/100। ये आपने पढ़ा होगा अपने बचपन में। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर मुझे कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो स्टार्ट कहां से करूंगा? एक स्टार्ट ब्लॉक से। ठीक है, अब मुझे P, R और T तो पता ही नहीं है, ये तो मुझे इनपुट में लेना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या बोला यूजर को कि यार मुझे ना P, R एंड T इन तीनों की वैल्यू दे दो। अब मेरे पास P और R और T तीनों पड़े हुए हैं। ये मेरा P है, ये मेरा R है, ये मेरा T है। ठीक है, कुछ कुछ वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है। मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कैलकुलेशन के लिए हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक लगाते हैं। मैंने बोला
एस आई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। मैंने बोला मुझे प्रिंट कराना है, प्रिंट कैसे कराते हैं आपके इस ब्लॉक के साथ, इनपुट आउटपुट ब्लॉक के साथ। मैंने बोला प्रिंट एस आई, प्रिंट करा दिया। अब पर खत्म भी तो करना पड़ेगा प्रोग्राम, तो मैंने इसको एंड कर दिया। फ्लो चार्ट खत्म, इतनी सी चीज थी बस, समझ में आई। मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, मैंने एक इनपुट लिया पी आर टी। क्यों लिया? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो मैंने ये इनपुट ले लिया। बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, एस आई का फॉर्मूला लगाया, जिससे एस आई का एक ब्लॉक क्रिएट हो गया और उसमें आंसर हमारा स्टोर हो गया होगा, कुछ जो भी आंसर आया होगा। तो यहाँ पे मेरा फ्लो चार्ट एक और बन चुका है। मजा आ रहा है समझने में, ठीक है भैया। एक एग्जांपल और दे दो, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला कि मुझे यार एवरेज ऑफ 3 नंबर दे दो, ये निकालो। एवरेज ऑफ 3 नंबर क्या होगी? मान ले एक नंबर ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। तो एवरेज कैसे निकलेगी? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। हम कैसे कर रहे हैं दोबारा समझते हैं। हमने क्या बोला था, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो पहले उसको समझो क्वेश्चन क्या है। हमें समझ में आ गया एवरेज ऑफ 3 नंबर क्वेश्चन है। अब चेक करो इनपुट में क्या क्या है। हमने बोला ए बी सी इनपुट है और ये फॉर्मूला होता है। अब तुम अप्रोच निकालो। अप्रोच क्या ही निकालें, कुछ करना ही नहीं है। इनपुट ये रहा, फॉर्मूला ये रहा, डन हो गया क्वेश्चन। अब इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाओ। फ्लो चार्ट हमें पता है कि जब भी शुरुआत होती है तो स्टार्ट ब्लॉक से होती है। हमने शुरुआत कर दी एक स्टार्ट ब्लॉक के साथ। मुझे कुछ कुछ काम करना है, उससे पहले मुझे इनपुट लेना पड़ेगा, तो मैं इनपुट ले लेता हूं। मैंने बोला कि यार ए बी और सी मुझे दे दो, ए बी और सी मुझे दे दो। अब मुझे पता है एवरेज इस तरीके से निकलने वाली है। तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाया, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन होती है, और एवरेज निकाल ली वहां से। मैंने बोला ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3। तो यहां पे क्या होगा, एक ब्लॉक बन जाएगा एवरेज, और उसमें आपका आंसर स्टोर हो जाएगा। पर मुझे तो प्रिंट कराना है। प्रिंट कैसे कराते हैं? इनपुट आउटपुट ब्लॉक के साथ। इसको मैंने बोला प्रिंट एवरेज, ये भी कर दिया हमने यार। अब हमें प्रोग्राम को खत्म करना है। मैंने इसको एंड कर दिया। भैया मजा आ रहा है, सिंपल सिंपल लग रहा है, ठीक है। चीजें समझ में आनी चाहिए। अब हमें एक और फ्लो चार्ट क्रिएट कर दिया है, मजा आ रहा है भैया। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको एक लेवल ऊपर लेके जाता हूं। अब मैं आपको बोलता हूं कि यार मुझे ना एक ऐसा करो, बताओ कि a लेस देन b है या नहीं। अगर a लेस देन b है तो यस प्रिंट कर दो, नहीं है तो नो प्रिंट कर दो। इतनी ही चीज करके दिखा दो मुझे बस। आपने बोला भैया तो आसान है। आपको पता लग गया ये मेरा क्वेश्चन है, इसमें इनपुट मेरा a और b है, यानी a और b मुझे मिलने वाले हैं यूजर से। आउटपुट मुझे क्या करना है, या तो मुझे यस प्रिंट करना है या तो मुझे नो प्रिंट करना है। ये चीज आप समझ चुके हो। अब आप चैंप हो रहे हो धीरे धीरे। आपने बोला भैया बहुत आसान है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एक स्टार्ट ब्लॉक के साथ। उसके बाद मुझे पता है कि मुझे इनपुट लेना होता है, तो अब मैं इनपुट ले लेता हूं। मैंने रीड कर लिया ए और बी। अब मुझे चेक करना है कि ए लेस देन बी है या नहीं। ये चेक कैसे करते हैं, पीछे चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि एक ब्लॉक होता है डिसीजन मेकिंग ब्लॉक, जो कि बेसिकली आप कोई कंडीशन चेक करने के लिए यूज करोगे। ये एक कंडीशन है, ए लेस देन बी है या नहीं, ये एक कंडीशन है। इसको मुझे चेक करना है। कैसे करेंगे देखो। मैंने बोला इज ए लेस देन बी। इसके आउटपुट दो होते हैं, आपको पता है। पहला होता है यस, दूसरा होता है नो। इसका मतलब जब a लेस देन बी होगा तो इस तरफ फ्लो जाएगा, और जब a लेस देन बी है तो हमें क्या करना था, हमें यस प्रिंट करना था। प्रिंट करने के लिए इनपुट आउटपुट ब्लॉक लिख दो, प्रिंट यस। और जब a लेस देन बी नहीं है तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है नो। तो हमने क्या किया, प्रिंट नो। डन है, समझ में आ रहा है भैया। अब एंड करना है। एंड कैसे करें? हमने क्या किया, एक एंड ब्लॉक बना दिया। एंड ब्लॉक, यहां से फ्लो चला गया यहां पे, और यहां से भी फ्लो चला गया यहां पे। ये हमारा फ्लो चार्ट बन गया। समझ में आ गया? दोबारा समझते हैं। हमने एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया, हमने ए और बी इनपुट लिया।
ए मान लेते हैं 2 और बी इनपुट लिया मान लेते हैं 5। हमने चेक किया यहाँ पे क्या a लेस देन बी है, क्या 2 लेस देन 5 है, जी हाँ यस, तो फ्लो यहाँ पर चला गया, इसने प्रिंट कर दिया यस और ये एंड हो गया। मान लेते हैं ये था 8, अब ये 9 जब ये 8 होगा तो a लेस देन बी नहीं है, a ग्रेटर देन बी है, तो 9 पे आओगे, 9 प्रिंट कर दिया और ये एंड हो गया। अच्छा चल रहा है, प्यारा चल रहा है, मजा आ रहा है। ये फ्लो चार्ट भी हमको समझ में आ चुका है। ठीक है भैया, इस फ्लो चार्ट को ना एक बार सूडो कोड में लिख के दिखा दो, अभी कर देते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले रीड कर लिया ए एंड बी को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, रीड के बाद कंडीशन चेक की थी। हमने यहां पे क्या लिखा, इंग्लिश में ही, इफ ए लेस देन बी प्रिंट यस, हमने बोला एल्स प्रिंट नो, खत्म। इतना ही था, सिंपल। जो आप सोच रहे हो उसको आपने थोड़ा इंग्लिश की फॉर्म में लिख दिया, उसी को हमने सूडो कोड बोल दिया। हो सकता है किसी और का सूडो कोड, आपका सूडो कोड इससे अलग हो, आपने रीड ए करा हो, रीड बी करा हो, ठीक है, इस तरीके से लिखा हो, पर ये भी सही है। ये चीज में समझ में आ चुकी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अब चेक करते हैं कि कोई नंबर ऑड है या इवन है। हमें बताना है, एक नंबर हमें दिया हुआ है, वो ऑड है या इवन है, ये चेक करते हैं। हमारे पास मान लो एक नंबर है n जो कि है 3। ये क्या है, हमें देख के तो पता लग रहा है ऑड है यार, पर पता कैसे चलता है, असलियत में मैथ्स से कैसे पता लगेगा। अगर कोई भी नंबर 2 के टेबल में आता है तो वो इवन होता है, सिंपल लॉजिक बच्चों ने सीखा था। अगर नहीं आता है तो ऑड होता है। तो एक नॉर्मल चीज मैं आपको बताता हूँ एक ऑपरेटर के बारे में, जो कि मॉडुलस ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये आपको रिमाइंडर दे देता है। कैसे भैया, अगर मैं 5 मॉडुलस 3 कर दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। अगर मैं 6 मॉडुलस 2 कर दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो इन शॉर्ट, जब n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 आता है तो वो इवन होता है, और अगर n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1 आता है तो वो ऑड होता है। एग्जाम्पल के लिए 6 मॉडुलस 2 का रिमाइंडर 0 है और 7 मॉडुलस 2 का रिमाइंडर 1 है। तो ये हमारा लॉजिक है, ऐसे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इनपुट हमारा n है, समझ आ गई चीज़। हमें बताना है कि ऑड है या इवन है। चलो फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं। स्टार्टिंग हमेशा वहीं एक स्टार्ट ब्लॉक के साथ, फिर हमें इनपुट लेना पड़ेगा। हमने बोला रीड n हमारे पास आ गया है। हमें चेक करना है कि ये ऑड है या इवन। कंडीशन आ गई, यस या नो, ऑड या इवन। हम डिसीजन मेकिंग ब्लॉक का यूज करेंगे। इसका मतलब हमने बोला इज n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। क्या n मॉडुलस 2 0 आ रहा है? दो चीजें होंगी, यस नो। अगर यस है, अगर 0 आ रहा है यानी वो इवन है। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट कर दिया इवन। अगर नहीं तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट कर दिया ऑड। और मुझे पता है खत्म तो एक एंड स्टेट पर होता है, तो इन दोनों को मैंने वहां पर लाके खत्म कर दिया। तो ये मेरा इवन ऑड का फ्लो चार्ट हो गया। समझ गए इस चीज को हम? इवन ऑड निकालना भी हम समझ चुके हैं भैया। सूडो कोड सिंपल है। सबसे पहले रीड कर लो, फिर कंडीशन लिखो, इफ n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 प्रिंट इवन, एल्स प्रिंट ऑड। सेम जैसे हमने ऊपर किया, सेम। पहले रीड किया, इफ कंडीशन यस, इवन कर दिया, नो, डन, सूडो कोड डन। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि मैंने आपको एक नंबर दे दिया, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि क्या ये नंबर पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, या फिर ये 0 है। इन तीनों में से आपको मुझे बताना है। ये आउटपुट हो गया और ये नंबर मेरा इनपुट हो गया, ठीक है। आसान लग रहा है सुनने में भैया, करते हैं अभी। शुरुआत हमेशा की तरह एक स्टार्ट ब्लॉक से आपने कर दी। उसके बाद इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट क्या है, इनपुट मैंने ले लिया n। अब मुझे चेक करना है कि क्या यह पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर 0 है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला इज n ग्रेटर देन 0, कि भाई क्या यह पॉजिटिव है। अगर मैंने यहाँ यस लिखा और मैं यहाँ पे लिखूंगा नो, अगर ये पॉजिटिव है तो यस में जाएगा। तो मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा
प्रिंट पॉजिटिव, पॉजिटिव है भाई, पता लग गया। अगर नो है तो या तो ये नेगेटिव होगा या तो ये जीरो होगा। अब चेक करते हैं दोबारा, इज एन लेस देन जीरो, क्या ये नेगेटिव है? पहला होगा यस, दूसरा होगा नो। अगर ये नेगेटिव है तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि यार नहीं तो नेगेटिव है भाई, ठीक है। अब हम आगे नो पे, अगर हम नो तक पहुंच जाते हैं इसका मतलब है कि वो जीरो है। कैसे पता लगा भैया? यहां जाते तो पॉजिटिव था, यहां जाते तो नेगेटिव था, तो बचा गया जीरो। तो हमें कुछ चेक करने की नीड ही नहीं है, हम सीधा लिख सकते हैं कि प्रिंट जीरो। भैया ये क्या लगा रहे हो बार बार? ये दर्शाएंगे, आपको बाद में बताएंगे क्या चीज है ये। इन्वर्टेड कोमाज है भैया, डबल इन्वर्टेड कोमाज क्यों लगा रहे हैं आगे आपको पता लगेगा। तो ठीक है, हमने तीनों चीजें प्रिंट कर दी, बट भैया एंड पे खत्म होता था ना, बिल्कुल सही। तो हमने यहाँ पे एक एंड स्टेट बनाई, और ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, और ये यहाँ गया। आ गया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिया हुआ ट्रायंगल वैलिड है या नहीं, हां या ना, कंडीशन लगने वाली है भैया। अब वैलिड कब होता है? देखो, अगर a प्लस बी ग्रेटर देन सी हो, b प्लस सी ग्रेटर देन a हो, या c प्लस a ग्रेटर देन b हो, अगर ये कंडीशंस आप फॉलो कर रहे हैं तो आप एक वैलिड ट्रायंगल, नहीं तो आप नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया है जिसमें हमने चेक किया पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आपको खुद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। लूप्स की थोड़ी बात करें क्या? चलो करते हैं। मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक नंबर दूंगा n, इनपुट है, इसका मतलब ये आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है 1 to n। इनपुट मैंने आपको दिया n की वैल्यू 5, आपने मेरे को आउटपुट में क्या दिया 1 2 3 4 5। समझ में आ गया भैया? करना कैसे है ये देख लेते हैं एक बार। सिंपल लॉजिक दिमाग लगाते हैं पहले एक बार, आगे बढ़ेंगे उसके बाद। शुरुआत तो हमको पता ही कहां शुरुआत होती है, स्टार्ट से। स्टार्ट से हम गए, हमने एक इनपुट ले लिया सबसे पहले तो यार, रीड कर लिया n, इतना तो हमें आता था। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ कुछ प्रिंट करना है और बढ़ाते भी जाना है। ठीक है, अभी हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि यार कुछ ना प्रिंट करना है, तो ऐसा कर प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट कर दिया मैंने कुछ कुछ, और फिर मुझे पता है कि मैंने जो प्रिंट करा है ना उसको मुझे बढ़ाना भी है। ये चीज समझ में आ रही है हमें? दोबारा समझते हैं। हमें कुछ कुछ प्रिंट करना है और उसको हमें बढ़ाते जाना है। देख रहे हो, एक से बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5, पर करें कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। बार बार कैसे करेंगे भैया, समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं एक बार। अगर हम इसको ऐसे कर दें कि मैं एक आपको नंबर देता हूं कि चलो एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। इस गिनती को प्रिंट करने के लिए हमें पता होना चाहिए हम कहां पहुंच चुके हैं, हमें पता होना चाहिए कब रुकना है। रुकना तो हमें चलो भैया समझ में आ रहा है कि चलो जब हम 5 प्रिंट कर लेंगे तो हमें रुक जाना है, ये हमें समझ में आ गया भैया। ठीक है, शुरुआत हमें 1 से करनी है, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर मैं एक नंबर ले लूं जिसको शुरुआत में 1 से कर दूं और मुझे 5 पे रोक दूं उसको, तो चलेगा? मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि मैं एक नंबर लेता हूं 1 और मैं उसको बढ़ाता जाऊंगा, और मैं उसको तब रोकूंगा जब वो n के बराबर हो जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन था, एक प्रिंट नंबर प्रिंट करना 1 से लेके n तक। एक नंबर प्रिंट करना था 1 से लेके n तक, 1 2 3 4 5। शुरुआत मैंने कर दी 1 के साथ और खत्म मैंने कर दिया n पे। ठीक है भैया, समझ आ रहा है इतना तो। चलो, तो मैंने एक नंबर लिया, नंबर इज इक्वल टू 1। चलो, रेक्टेंगुलर ब्लॉक प्रोसेस डन। एक नंबर ले लिया, ये मैंने खुद इनिशियलाइज किया है, इनपुट नहीं लिया। इनपुट लेता तो मैं ऐसा बनाता, इस टाइप का इनपुट आउटपुट ब्लॉक। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार चेक कर ले एक बार कि क्या ये नंबर इज नंबर लेस देन n, क्या ये जो नंबर है ये n से छोटा है। दो चीजें होंगी, यस नो। अगर नंबर छोटा है तो ऐसा कर नंबर को ना प्रिंट कर दे।
ठीक है, अच्छा लग रहा है अभी तक सुनने में, ठीक है। और जब प्रिंट कर दिया है तो इसको आगे भी बढ़ा दे, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। दोबारा समझते हैं इसको, क्या हुआ, यहाँ पे n था जो कि 5 है, n इज इक्वल टू 5, तो उसके बाद ये नंबर इज इक्वल टू 1। अब आपने यहाँ पे चेक किया 1 लेस देन 5, ठीक है। तो आपने यहाँ पे चेक किया कि छोटा है, हाँ छोटा है, आपने यहाँ प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट हो गया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। आपने नंबर को आगे बढ़ा दिया, अब नंबर इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। हमने 1 तो प्रिंट कर लिया, इतना समझ में आ गया। हमें 2 भी प्रिंट करना होगा, 3 भी प्रिंट करना होगा, 4 भी प्रिंट करना होगा, 5 भी प्रिंट करना होगा। तो हमें बार बार ये 2 चीजें करनी होगी, प्रिंट करके बढ़ाना होगा। जब भी कोई चीज बार बार करनी होती है तो हम लूप्स का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, आप यहां से उठ के दोबारा यहां जाएंगे, देखिए क्या होगा। आप नंबर लेस देन 1 लेस देन 5 हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हुआ, यहाँ पे नंबर आगे बढ़ गया। अब यहां से गया 2 लेस देन 5, 2 फिर से प्रिंट हुआ, यहाँ पे 2 आ गया, 2 इंक्रीमेंट होके 3 हो गया। फिर आप ऊपर गए 3 लेस देन 5, यहाँ पे फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 3 ये 4 में कन्वर्ट हो गया। फिर आप ऊपर गए 4 लेस देन 5, फिर 4 प्रिंट हुआ, फिर ये 5 में कन्वर्ट हुआ, फिर ऊपर चला गया 5 लेस देन 5। यहाँ कुछ गलती है, इसका मतलब 5 लेस देन 5 तो होता नहीं है, तो आप 9 में चले गए, बट हमें तो 5 प्रिंट करना है। इसका मतलब यहाँ पे नंबर लेस देन इक्वल टू n आना चाहिए, यहाँ पे नंबर लेस देन इक्वल टू n। अब आपने बोला 5 लेस देन इक्वल टू 5, आपने 5 प्रिंट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ये हो गया, ये पिछली बार 5 हो गया होगा, 5 प्लस 1 6 आपको ऊपर गया, 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं, इसका मतलब रुकना है, यहाँ पे अंत करना है। समझ में आया? थोड़ा साफ कर देते हैं इसको। आपने स्टार्ट किया, आपने एक नंबर इनपुट में लिया, ठीक है, फिर आपने एक नंबर से स्टार्टिंग करी कि यार 1 से स्टार्ट करता हूं और 5 पे रुक जाऊंगा या n पे रुक जाऊंगा, जो भी मेरा n दिया हुआ होगा। मैंने चेक किया क्या मैंने वो नंबर एक्सीड तो नहीं कर दिया ऑलरेडी, इस नंबर लेस देन इक्वल टू n, क्या मैं उससे पहले हूं ना अभी? अगर मैं उससे पहले हूं तो मैं अपने वाले को प्रिंट कर देता हूं, जो कि मैंने यहां पे कर दिया, और मैं अपने वाले को 1 से आगे बढ़ा देता हूं। इतना करने के बाद वापस मैं उसी कंडीशन को फॉलो करता हूं, और जब तक होता रहेगा जब तक मैं उस नंबर तक पहुंच नहीं जाता। नो एंड, और आपका प्रोग्राम खत्म। भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे समझेंगे और आएगा। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा कि यार 1 से n तक जितने भी इवन नंबर हैं वो प्रिंट कर दो। इसका मतलब क्या है, इनपुट में आपको दिया हुआ है n, मान लो 5, और आउटपुट में आपको सारे इवन नंबर प्रिंट करने हैं 1 से n तक। 1 2 3 4 5 में कितने इवन नंबर हैं? 2 और 4, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 2 और 4। तो ये चीज़ समझ में आ चुकी है, आगे बढ़ते हैं। कैसे करना है? बहुत आसान है, दिमाग लगाते हैं एक बार। क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, हम शुरुआत हमेशा 2 से ही करेंगे। क्या ये चीज़ हमें समझ में आई है? कैसे भैया? हमें पता है ये हमेशा 1 से n तक होगा और सबसे पहला इवन नंबर 2 होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नंबर ले लूँगा जो कि स्टार्टिंग में 2 होगा, और मैं इसको 2 से बढ़ाता जाऊँगा। 2 था, 2 को मैं चेक कर लूँगा क्या 2 लेस देन n है, 2 प्रिंट कर दूंगा। फिर मैं इसको बढ़ा दूंगा 2 से, 2 + 2 4, और फिर मैं 4 लेस देन n चेक कर लूँगा, मैं प्रिंट कर दूंगा। फिर मैं 4 को 2 से बढ़ा दूंगा, ये, फिर मैं चेक करूँगा ये लेस देन n है, प्रिंट कर दूंगा। समझ में आई ये चीज़? हमें वो सारे इवन नंबर प्रिंट करने हैं जो कि 1 से n के बीच में आते हैं। अगर अभी भी मान लो कि n हमारा 9 होता तो हम क्या करते, अब ये 6 + 2 8 हो जाता, 8 लेस देन n है, प्रिंट कर दूंगा। 8 + 2 10 हो जाता, 10 लेस देन n है, नहीं है, नहीं, रुक जाते। ये हमारा रुकने की कंडीशन है। समझ में आई ये चीज़ हमें? अब फ्लो चार्ट की तरफ बढ़ते हैं एक बार इस लॉजिक को लेके। हमने बोला स्टार्ट करो, उसके बाद हमें पता है कि इनपुट ले लो। अब थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं क्योंकि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है। इनपुट जब हमने ले लिया, अब हमने एक नंबर इनिशियलाइज किया 2 के साथ, जो मैंने आपको अभी समझाया। हमेशा हम 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहला इवन नंबर 2 होता है। जब भी 1 से n में हमें बोला है कि यार इवन नंबर प्रिंट कर दो, हमें दिख रहा है कि सबसे पहला इवन नंबर 2 होने वाला है, तो हमने 2 से स्टार्ट कर लिया। हमने क्या चेक किया, 2 से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर
कि क्या 2 लेस देन n है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। हमने बोला इज 2 लेस देन n, दो चीजें होंगी, यस और नो। तो अगर आप 2 लेस देन n नहीं है, इसका मतलब रुकना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एंड कर देंगे। हमने एंड कर दिया। अगर हैं तो अगर आप 2 लेस देन n थे तो आपने 2 को प्रिंट कर दिया था। चलो प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट, ये 2 नहीं आएगा, यहां पे नंबर आएगा यार, नंबर, प्रिंट नंबर। जब आपने नंबर प्रिंट कर दिया था, फिर आपने उसमें 2 इंक्रीमेंट कर दिया था। क्या मतलब है इस बात का, आपने बोला था कि नंबर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 2। उसके बाद क्या किया आपने, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक करी, यानी कि वापस उठ के आप यहां पर आ गए। ठीक है, वापस बार 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 आप एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, उसी को हम लूपिंग कहते हैं। लूप जब आएंगे आपको और मजा आएगा समझने में, बट यहां पे एक तरीके से आप लूपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे हम ड्राई रन करते हैं अपने एग्जाम्पल को दोबारा। चलो, ये आपका फ्लो चार्ट है। हम इसको n=5 के लिए चला के देखते हैं एक बार। n=5, तो ये एक ब्लॉक है, इसमें 5 स्टोर्ड है, इसको हमने n बोल दिया। ये एक ब्लॉक है जिसमें 2 स्टोर्ड है, इसको हमने नंबर बोल दिया। आगे बढ़ते हैं, नंबर लेस देन n, यानी कि 2 लेस देन 5, हाँ या ना, हाँ, यस। प्रिंट कर दो नंबर, आउटपुट में क्या आ गया, 2। नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 2, यानी अब नंबर में क्या हो गया, 2 की जगह 4 हो गया। आप यहाँ से उठ के वापस यहाँ गए, आपने चेक किया नंबर लेस देन n, यानी कि 4 लेस देन 5, जी हाँ। आप नीचे आ गए, नीचे आके आपने बोला प्रिंट कर दो, आपने 4 प्रिंट कर दिया। आप नीचे आ गए, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 2, आपका जो नंबर है वो 4 की जगह 6 हो गया। आप ऊपर गए, आपने चेक किया 6 लेस देन 5 है, नहीं है, नो हो गया, और ये एंड स्टेट पे आ गया। समझ आ रहा है भाई, अब समझ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको कर दिया, आपने सारे इवन नंबर प्रिंट कर दिए। होमवर्क में क्या करना है भैया, हमें होमवर्क में 1 to n के सारे ऑड नंबर प्रिंट करना है यार, जिसमें कि एक कैच है, याद रखना एक कैच है कि 1 और n जो है वो इंक्लूसिव है, कि इनको भी आपको कंसिडर करना है। ऊपर वाला जो एग्जांपल हमने किया उसमें कंसिडर नहीं किया है। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे n=6 होता तो हमारा यहाँ पे 6 लेस देन 6 की कंडीशन में नो आके एंड हो जाता। तो ऊपर वाले एग्जांपल में 1 और n एक्सक्लूसिव थे, उनको कंसिडर नहीं किया है। आपको इंक्लूसिव रख के क्वेश्चन करना है। फर्क सिर्फ इतना आएगा, लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू यूज करना पड़ेगा। कहां पे, ये आपको सोचना है, सोचना, और ये होमवर्क में करना है एक बार। ठीक है, ये वाला करना है आपको एक बार। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड सम फ्रॉम 1 to n, इंक्लूसिव बोलते हैं इस बार हम। ठीक है, अगर मेरा n=5 है तो मेरा आउटपुट जो कि सम है वो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 होना चाहिए। 3 3 6 4 10 15 आंसर होना चाहिए। ठीक है, समझते हैं पहले कैसे करना होगा इसको, दोबारा दिमाग लगाते हैं। स्टार्टिंग हमें क्या दिख रही है, हमेशा स्टार्टिंग हमें 1 से करनी है। तो एक नंबर होगा जो कि शुरुआत में इनिशियलाइज हुआ पड़ा होगा 1 के साथ, और मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे बस प्लस करता जाना है, बढ़ाते बढ़ाते, बढ़ाया प्लस किया, बढ़ाया प्लस किया, बढ़ाया प्लस किया, बढ़ाया प्लस किया। रुकना कहां पर है, रुकना है n पर। n की वैल्यू 5 है ना बेटा, तो यहां पे आपको रुकना है। 2 चीजें मुझे दिख गई यहां पे, ऑब्जर्व कर ली मैंने। चलो इनका यूज करते हैं। पहले ड्राई रन करके दिखाते हैं आपको क्या लॉजिक लगाया हमने। हमने बोला n=5 है, हमने बोला नंबर =1 है, हमने क्या किया, सम को शुरू में 0 डाल दिया यार। ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ। हमने क्या किया, सम में नंबर प्लस कर दिया, 0 + 1, सम =1 हो गया, और नंबर को हमने 1 से बढ़ा दिया, नंबर हमारा 2 हो गया। समझ में आई ये चीज। फिर दोबारा हमने सम में नंबर प्लस कर दिया, सम था 1, नंबर था 2, और नंबर को 1 से बढ़ा दिया, 3। ऐसे समझ में आएगा नहीं, थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं, सम और ये नंबर और ये n। सम शुरू में 0 है, नंबर 1 है। हमने क्या किया, सम के अंदर नंबर प्लस कर दिया, 0 + 1 1 हो गया।
नंबर को 1 से आगे बढ़ा दिया, 2 हो गया। 1 + 2 3 हो गया, 2 को 1 से आगे बढ़ाया 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 3 को आगे बढ़ाया 4 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, 4 को आगे बढ़ाया 5 हो गया, 10 + 5 15 हो गया, 5 को आगे बढ़ाया 6 हो गया, 6 जो है 5 से बड़ा है, यहाँ रुक जाना है, आंसर आ गया 15। समझ में आ गई ये चीज। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। स्टार्ट कर दिया, फिर इनपुट ले लिया, ये चीज तो हम समझ चुके हैं इसलिए इसको स्पीड में कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक नंबर लिया यार, उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ। यहाँ पे देखा ना हमने, ये यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है। हमने इसको जब इनिशियलाइज किया 1 के साथ, फिर हमने कंडीशन चेक करी। अब यहाँ पे कैच है, हमने बोला था कि इंक्लूसिव यानी n को भी मान के चलना है, n को भी कंसिडर करना है, यानी कि ये 5 भी प्लस किया था ना हमने, इसलिए तो हमने क्या बोला, क्या नंबर लेस देन इक्वल टू n है। लेस देन इक्वल टू क्यों लगाया, अगर लेस देन लगाता तो 5 लेस देन 5 गलत हो जाता और 5 कंसिडर नहीं होता। अगर लेस देन इक्वल टू लगाऊंगा तो 5 कंसिडर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, इसलिए चलो आगे चलते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, 2 चीजें होंगी, या तो यस है या तो नो है। नो मतलब हो गया भाई, रुकना है, पहुंच चुके हैं, एंड कर दिया। यस मतलब ठीक है भाई, यस मतलब क्या है कि भाई यार ये छोटा है, ये छोटा है। छोटे वाले केस में क्या करते हैं, सम कर देते हैं। तो हमने क्या बोला, छोटे वाले, ये यस यहाँ लिखना है यार, ये यस यहाँ लिखना है। छोटे वाले केस में हम सम कर देते हैं। हमने क्या किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, और उसके बाद हमने क्या किया था, सम करने के बाद नंबर को आगे बढ़ा दिया था। हमने बोला नंबर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 1, ठीक है। और ये हम रिपीट करते रहेंगे। एक गलती है इसके अंदर, भैया आपने सम तो प्रिंट कराया ही नहीं। सम तो प्रिंट कराओ, सम तो प्रिंट कराओ। जब हमें पता लग गया कि हमें रुकना है तो खत्म नहीं करना गुरुजी, पहले एक बार सम प्रिंट कर लो, प्रिंट सम, और फिर रुक जाना। तो ये था एंटायर फ्लो आपका सम करने का, सारे नंबर्स फ्रॉम 1 to n। देखो कैसे हुआ, आपने शुरुआत करी, आपने इनपुट लिया, आपने शुरुआत करी 1 के साथ। हमें पता है हमेशा 1 से n तक सम निकालना है, शुरुआत 1 से होगी। आपने चेक किया क्या 1 लेस देन इक्वल टू n है, अगर हाँ तो भाई सम में, भैया सम तो इनिशियलाइज ही नहीं किया। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक और गलती है कि हमने यहां पर सम इनिशियलाइज नहीं किया। यहां पे लिखेंगे सम इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सम भी इनिशियलाइज हो गया। तो सम में सम प्लस नंबर, नंबर को हर बार इंक्रीमेंट कर दिया और हम पहुंच गए यहां पर। समझ में आ गया होगा। ये हमारा ड्राई रन हमने कर लिया था ऑलरेडी। एक और कर लेते हैं, मान लेते हैं n इक्वल टू 3 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 + 2 + 3 6। चलो n इक्वल टू 3 है, ये n हो गया 3, सम हो गया 0 और नंबर हो गया 1, ठीक है। यहां से हो गया, हमने चेक किया नंबर लेस देन इक्वल टू n, नंबर है क्या 1, ये रहा, लेस देन इक्वल टू n, n क्या है 3, चल रहा भाई, ट्रू है। नीचे आओगे, सम में सम प्लस नंबर कर दोगे, तो सम में सम क्या है 0 और नंबर क्या है 1, 1 आ गया। तो यहाँ पे सम की वैल्यू 1 हो जाएगी, और नंबर में नंबर प्लस 1 कर दिया। नंबर अभी क्या है, नंबर की वैल्यू 1, 1 + 1 2 हो गया। 2 से आप वापस यहाँ गए, आपने चेक किया 2 लेस देन इक्वल टू 3, जी हाँ ट्रू है। फिर आप नीचे आए, फिर आपकी सम की वैल्यू अपडेट होगी, फिर आपका नंबर अपडेट होगा। इस तरीके से आप आंसर निकाल लोगे। ड्राई रन करके देखना इसको। तो ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है भैया। एक होमवर्क, चलो इसी सेम लाइन पर एक और क्वेश्चन आप निकाल सकते हो होमवर्क में, वो है फाइंड फैक्टोरियल। मान लेते हैं 5 का फैक्टोरियल, तो वो क्या होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। थोड़ा आंसर बताता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 × 2 × 3 × 4 × 5, सेम चीज़ है ना। ये आपको फाइंड आउट करना है। कितना होगा 5 4, कितना होगा 5 4 20 23 60 62 120। ये आपका आउटपुट होना चाहिए, ये आपका इनपुट है n की वैल्यू।
ये समझ में आ गया, ये आपको होमवर्क है, ये आपको करना है। अब चलते हैं वापस अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट फ्लो चार्ट होगा, इसके बाद आपको होमवर्क दे दिया जाएगा। तो ये है चेक प्राइम। आपको चेक करना है कि गिवन नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है। इसका मतलब इनपुट में मुझे आपने n दे दिया है और मुझे आउटपुट में बताना है कि प्राइम है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि इनपुट जो है वो है 7। अब प्राइम है या नहीं ये कैसे पता लगता है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है जो या तो अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, उसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आता। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस टाइप की चीज़ें। भैया 8 प्राइम होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि 8 तो 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, इसलिए नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि n अगर मुझे पता लगाना है कि प्राइम है या नहीं है, तो उसका क्या मतलब है कि वो 1 से लेके n के बीच में किसी के भी टेबल में नहीं आना चाहिए। जब मैं बोलता हूं टेबल में नहीं आना चाहिए, इसका क्या मतलब है? टेबल तो हम बच्चों ने सुना करते थे भैया, थोड़ा अच्छा तरीका बताओ। टेबल में नहीं आना चाहिए क्या मतलब है? कि किसी के साथ भी रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। जब मैं यहाँ 2 से लेके n-1 तक सबसे डिवाइड करके देखूंगा ना यार, तो रिमाइंडर किसी में भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। दोबारा समझते हैं। फॉर n टू बी अ प्राइम नंबर वी हैव टू मेक श्योर दैट 2 से लेके n-1 तक आपका मॉड्यूलो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, फॉर n टू बी अ प्राइम नंबर 2 से लेके n-1 तक मॉड्यूलो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर n इज इक्वल टू 5 है तो 2 से लेके n-1 यानी 2, 3 और 4 इन तीनों से डिवाइड करेंगे। 5 मॉड्यूलो 2 क्या होता है? 1 होता है। 5 मॉड्यूलो 3 क्या होता है? 2 होता है। 5 मॉड्यूलो 4 क्या होता है? 1 होता है। और ये तीनों में से कोई भी 0 नहीं है। इसका मतलब 5 एक प्राइम नंबर है। एक फ्लोर समझाता हूं। तो आपको हर बार क्या करना होगा? आप हर बार n उठाओगे और फिर 2 से लेके n-1 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर चेक करोगे और रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। समझ में आ गई बात? इसका फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं। शुरुआत स्टार्ट से होगी, फिर हमें इनपुट लेना होगा रीड n, फिर अब आपको चेक करना है कि डिवाइड कहां से करना है। मैंने आपको बोलता 2 से लेके n-1 तक आपको डिवाइड करना है, यानी स्टार्टिंग 2 से हो रही है। तो मैंने क्या बोला कि भाई num इज इक्वल टू 2। कहां तक जाना है? n-1 तक जाना है। यानी इसका मतलब मुझे मेक श्योर करना है कि num हमेशा लेस देन n रहे, यानी कंडीशन का मतलब डिसीजन मेकिंग ब्लॉक। मैंने बोला इज num लेस देन 2। दो चीजें हैं, या तो यस या तो नो। अगर num लेस देन 2 है, हाँ, अगर वो उससे कम है तो भाई डिवाइड करके चेक करो। तो मैंने चेक किया कि भाई इज num नहीं, डिवाइड किसको करना है? डिवाइड तो n को करना है, इस वाले n को। तो मैंने बोला इज चेक करो इज n मॉड्यूलो num इज इक्वल टू 0। ये चेक करो क्या 0 आ रहा है? एक होगा नो और एक होगा यस। अगर आ गया इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। अगर आ गया यानी यस तो वो प्राइम नहीं है। मैंने बोला प्रिंट नो, नहीं है प्राइम नंबर यार। अगर नहीं आया तो इसका मतलब ठीक है यार, नहीं आया। अब अगले नंबर पे चलते हैं। आपने खुद सुन लिया। अगले नंबर पे चलते हैं का मतलब क्या है कि इस नम को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। मैंने बोला num इज इक्वल टू num प्लस 1। अगले नंबर पे आ गया। अब मुझे चेक करना पड़ेगा नंबर जो है ये एक्सीड तो नहीं कर गया इनको। वापस घूम के यहां आ जाऊंगा। तो ये इतना पार्ट समझ में आ गया। अगर ये नंबर जो है, ये नंबर लेस देन 2 क्यों लिखा मैंने? यहाँ लेस देन 2 नहीं आएगा, ये नंबर लेस देन n आएगा यार। n गलती, छोटी सी गलती हो गई। पहले मैंने चेक किया कि यार रुकना तो नहीं है, और फिर मैंने चेक किया कि यार प्राइम नंबर तो नहीं है। हमें दोनों चीजें चेक करनी है। क्या मैं इस सीरीज के आगे तो नहीं चला गया?
और दूसरी चीज की प्राइम नंबर तो नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसका मतलब देखते हैं एक बार, अगर ये n से बड़ा होता है यानी रुकना है, अब हो गया, रुकना है। अब इतनी देर तक आप घूम घूम के पूरा ये फ्लो देख चुके हो, अब रुकना है, इसका मतलब कोई भी आपको डिवाइड नहीं कर पाया, कोई भी आपको डिवाइड नहीं कर पाया। मतलब अब इतनी देर तक आप घूम घूम के पूरा आ चुके हो, इसका मतलब है किसी के साथ भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, कोई भी आपको फुली डिवाइड नहीं कर पाया रिमाइंडर 0 के साथ। इसका मतलब आप एक प्राइम नंबर हो, प्रिंट प्राइम। ठीक है, तो आपने एंड स्टेट बनाई और इस एंड स्टेट में इसको भी घुसाया और इसको भी घुसाया। इसको समझते हैं दोबारा। आपने शुरुआत करी, आपने एक नंबर इनपुट में लिया, आपने स्टार्टिंग करी 2 से। 2 से क्यों करी थी भैया? क्योंकि हमने बोला था कि प्राइम नंबर या तो सिर्फ अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, यानी कि अगर बाकी किसी मॉडुलस होगा या बाकी कोई भी उसको डिवाइड करेगा 1 या n को छोड़ के, तो मॉडुलस कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, दोबारा समझते हैं अगर आपको समझ नहीं आया तो। अगर मैं बोलता हूँ 5 के बारे में, तो 1 2 3 4 5 में सिर्फ 1 और 5 ही हैं जो n5 को फुली डिवाइड कर पाएंगे, जिसमें रिमाइंडर 0 आ पाएगा। 2 3 और 4 ऐसे हैं जो इसको नहीं कर पाएंगे, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी 5 एक प्राइम नंबर है। और 6 की अगर बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 और 6 तो इसको डिवाइड कर ही पाएंगे हमेशा की तरह। ठीक है, रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 इसको जब कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि भाई ये प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसके ऊपर चला के देखते हैं हमारा एग्जाम्पल। मैंने बोला कि n इज इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू 5 है, नंबर इज इक्वल टू 2 से हमने स्टार्ट किया। आप लॉजिक समझ चुके हैं 2 से क्यों किया। पहले मैंने चेक किया कि यार मैं लिमिट पे तो हूँ, मतलब लेस देन n हूँ कि नहीं। अगर हाँ तो भाई 2 लेस देन 5 है। फिर नीचे गया, यहाँ पे n को हमने मॉडुलस किया नम से, n है 5, मॉडुलस 2 से किया 1 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0 नहीं है तो नीचे आ गया, नम को आपने बढ़ा दिया। ऐसे करके आपने 2 से लेके n-1 तक, 2 से लेके n-1 तक सबसे डिवाइड करके चेक किया। किसी के साथ भी अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपने बोला कि भाई प्राइम तो नहीं है ये। ठीक है, और अगर आपने पूरी सीरीज रीच कर ली, अगर आपने इन सबसे डिवाइड करके देख लिया, किसी के साथ भी नहीं आ रहा, आप आगे बढ़ चुके हो, यहां पर पहुंच चुके हो, तो भाई ये तो प्राइम नंबर है, और आप खत्म कर देते हो। समझ में आ चुकी है ये बात। ठीक है, तो ये कुछ फ्लो चार्ट्स के बारे में था। अब आपके लिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, वो यहां पर डल जाएंगे। ये पूरी जो शीट है जहां पर मैं टाइप कर रहा हूं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कि जो भी आपको एज अ नोट्स इसको यूज करना हो तो आप इसको यूज कर सकते हो आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, हमने समझ लिया कि यार फ्लो चार्ट क्या होता है, हमें समझ में आ गया कि कंडीशन कैसे लगाते हैं, हमें समझ में आ गया कि लूपिंग किस तरीके से हो रही है, हमें समझ में आ गया इनपुट कैसा होता है, आउटपुट कैसा होता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, रुकना कब होता है, कोई नंबर इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ये सब समझ चुके हैं हम। हमने देख लिया कि सूडो कोड कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में हम बात करेंगे सिर्फ 2 चीज़ों की, व्हाट क्या होता है भाई ये, और वाई कि क्यों चाहिए भाई ये दोनों चीज़ें। उसके बाद हम इस लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। आप एक 2 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं भी ले लेता हूँ, फिर मिलते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, डेप्थ में नहीं जाऊंगा, टू द पॉइंट जो पूछी जाती है सिर्फ उतनी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं होता क्या, व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मुझे अपनी माताश्री से रोटी खानी है तो मुझे बोलना पड़ेगा कि माताश्री मुझे रोटी दे दीजिए, सही है। उसी प्रकार अगर मुझे अपने कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है, कोई टास्क करवाना है, कोई कंप्यूटेशन करवानी है, कोई प्रोसेसिंग करवानी है, उसको इंस्ट्रक्ट करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन, वो काम करवाना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके ही हो सकता है। मुझे एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, एक कोड लिखना पड़ेगा यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका यूज करके मैं कंप्यूटर से कोई काम करवा सकता हूं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ सिमेंटिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। आप इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं, ग्रामर का यूज करते हैं, टेंस का यूज करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सेम उसी प्रकार हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ सिंटैक्स होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिमेंटिक्स होते हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर मान लो मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया, ये मेरा एक प्रोग्राम है, मान लो मैंने इसको C++ में लिखा है, मान लो इसको मैं सोर्स कोड बोल रहा हूं। अगर मैं इसको डायरेक्टली अपने कंप्यूटर को पकड़ा दूं, बोलो भाई एग्जीक्यूट कर दो, रन कर दो, इसको कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? समझते हैं।
क्योंकि कंप्यूटर को समझ ही नहीं आया लिखा क्या है भाई, तूने ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। अगर मैं किसी फ्रेंच आदमी से हिंदी में बात करूंगा, उसको समझ में आएगी हिंदी? नहीं आएगी। मुझे अपनी हिंदी को पहले फ्रेंच में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और उसके बाद को चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके इस प्रोग्राम में और आपके इस कंप्यूटर के बीच में कुछ होना चाहिए, जिसको मैं ट्रांसलेटर बोल सकूं, जिसको मैं इंटरप्रेटर बोल सकूं, जिसको मैं मैजिक बॉक्स बोल सकूं, ठीक है, कुछ तो बोल सकूं, कुछ ऐसा जादुई जो मेरे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले सोर्स कोड को, इस कंप्यूटर को जो भाषा आती है उसमें कन्वर्ट कर दे। कंप्यूटर को कौन सी भाषा आती है? 0 और 1 समझ में आते हैं, इसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। तो मुझे क्या चाहिए कि भाई मेरे सोर्स कोड को कोई एक डब्बा पड़ा हो, कुछ एक जादू की छड़ी हो जो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर। समझ में आ गई ये चीज? तो हमें नीड है कंपाइलर की, जो हमारे सोर्स कोड को पकड़कर ट्रांसलेट कर दे एक ऐसी भाषा में, बाइनरी लैंग्वेज में, जो हमारा कंप्यूटर समझ सके। जब हमारी बाइनरी लैंग्वेज वाली फाइल, जिसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बोल सकते हैं, तैयार हो जाएगी, इसको मैं कंप्यूटर को पकड़ाऊंगा तो हमारा कंप्यूटर इसको रन कर पाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज समथिंग जिसको यूज करके मैं कंप्यूटर से कुछ काम करवा सकता हूं। डायरेक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसको कंप्यूटर समझ नहीं सकता है। बीच में कंपाइलर की नीड पड़ेगी जो कि इस प्रोग्राम को, सोर्स कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा और मशीन इसको समझ लेगी, कंप्यूटर इसको समझ लेगा और वो काम कर देगा। आपने बोला था a+b प्रिंट कर दो, वो प्रिंट कर देगा। कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 आता है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये था व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाई डू वी नीड इट। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने यार फ्लो चार्ट सीख लिए, हमने इस लेक्चर में सूडो कोड सीख लिया, हमने इस लेक्चर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का छोटा सा ओवरव्यू ले लिया। सूडो कोड हमने बहुत कम किया है इसके अंदर। आपको जिस चीज का सूडो कोड मैंने नहीं करके दिया है वो सारा सूडो कोड करना है एज अ होमवर्क वाली चीज। और मुझे बताना ये हमारा पहला लेक्चर था, आपको कितना मजा आया, बोर हुए या फिर मजे से करा आपने, और अगले लेक्चर का इंतजार आपको है या फिर नहीं भैया मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, बताना मुझे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता के जाना। जो जो होमवर्क दिया है उसका अगर आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देते हैं, अपनी जीमेल आईडी जरूर लिखना ताकि मैं टॉप 3 के बंदों को उनकी जीमेल आईडी पर या जो भी आईडी है वहां पर सेंड कर सकूं और आपकी मोटिवेशन बनी रहे। अगला लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली आपको कल मिल जाएगा, जहां पे हम अपना पहला प्रोग्राम, पहला C++ प्रोग्राम लिख रहे होंगे। नमस्ते दुनिया, हेलो वर्ल्ड नहीं, नमस्ते दुनिया। तो इतना था इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए